साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में हम एक नए प्रस्तुति के साथ में उपस्थित हुए हैं। भावी पीढ़ी को गुलाम व अनपढ़ रखने की साजिश। भारत के संविधान में भारत का भावी पीढ़ियों को शिक्षित करने का दायित्व तो सरकार के कंधों पर रखा था। इस बोझ को 1991 में सरकार ने अपने कंधों से उतार फेंकने का निर्णय लिया और उस निर्णय का प्रतिफल आज शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के रूप में देश के ग्रामीणों के सामने है। यदि इस देश की जनता ने शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण की इस नीति को चलने दिया तो भारत की आने वाली पीढ़ियों को पूंजीवाद की गुलामी और अनपढ़ रखने की बदनामी और जहालत से कोई बचा नहीं सकता। शिक्षा का भार सरकार को क्यों वहन करना चाहिए, इस सिद्धांत को जानने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना होगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे तब उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, एक धनवान व्यक्ति अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए एक से एक विद्वान को नियोजित कर सकता है, अच्छे से अच्छा शिक्षण संस्थान में उन्हें शिक्षा दिलवा सकता है, किंतु एक साधारण नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। अतः सरकार का दायित्व है कि वह सरकारी स्कूल खोले और आम आदमी के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। इसी विचार के विकास के फलस्वरूप भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 1950 में सरकार का यह दायित्व तय किया गया कि वह 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था करे। यदि सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करती तो भारत में आज भी व्यक्ति निरक्षर नहीं होते। क्यों कि जो व्यक्ति 1950 में पैदा हुआ वह आज 64 साल का हो चुका है। उदासीन सरकार इस देश में उदासीन रही क्योंकि वह भारत के लोगों की सरकार नहीं है, राजनीतिक दलों की सरकार है। साहू छत्रपति महाराज एक छोटी सी रियासत कोल्हापुर के शासक थे। उनकी रियासत का शिक्षा का बजट पूरे बम्बई प्रांत के शिक्षा बजट से अधिक था। हालांकि कोल्हापुर में राजतंत्र था, इसके बावजूद वह प्रजा की सरकार थी। भारत भी ऐसा कर सकती थी, किंतु सरकार ने शिक्षा पर पूरे बजट का 4% से अधिक खर्च नहीं किया। सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीन रहने के अन्य कारणों से सबसे प्रमुख कारण यह थी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लोग सरकारी सेवाओं में आएंगे तो भारत के शासक और शोषक अल्पजनों के सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। इसी कारण 1952 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत आरक्षण लागू की गया तो उसे व्यर्थ करने के लिए क्रीमी लेयर की बंदिशें भी लगा दी गई। नई आर्थिक नीति का ब्रह्मास्त्र 66 वर्षों के कथित प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 51 साल तक प्रकट रूप में और 3.5 साल प्रचंड से ब्राह्मण काबिज रहे। ब्राह्मण अर्थ है मनुस्मृति समर्थक जो स्त्रियों, शूद्र और अति शूद्रों को शिक्षा देने का पात्र नहीं समझता। इसके विपरीत
भारत का संविधान उन्हें न केवल शिक्षा का अधिकारी मानता है वरन उनके लिए आरक्षण के प्रावधान भी रखता है। इस संकट का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया वह थी नई आर्थिक नीति। इस नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की क्रियान्वयन किया जाना था। यह क्रियान्वयन शिक्षा के क्षेत्र में भी की गई। इसके तहत धीरे धीरे निजी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का जाल फैलाया जाने लगा। यह जाल अब खुलकर सामने आ गया है। इस जाल में लोक कल्याणकारी सरकार की संकल्पना फंस चुकी है। यदि समय रहते इसे मुक्त नहीं किया गया तो यह जाल में फंसी ही दमन तोड़ देगी। आगे पढ़ेंगे तो भी गुलाम रहेंगे। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण में जो पढ़े भी वे भी आज़ाद नहीं हो सकेंगे, गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि शिक्षा में वे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न तो वे चाहेंगे ही। इस रिटर्न के लिए उन्हें पूंजीवाद के सामने समर्पण तो करना ही पड़ेगा। इसे उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आईआईटी से डिग्री लेना चाहे तो उसे कम से कम 3 लाख रुपए प्रवेश की कोचिंग पर खर्च करने होंगे। कम से कम 12 लाख रुपए डिग्री लेने तक व्यय करने होंगे। इसके बाद यदि वह MBA करता है तो 15 लाख तो मान कर चलना ही होगा। इस प्रकार 30 लाख रुपए खर्च करने पर वह किसी मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव बन भी जाता है तो बैंक दर पर भी उसे 30,000 रुपये महीना तो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए ही था। इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था की गुलामी के लिए अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं। इस व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि इस दौर में योग्यता और प्रतिभा गौण हो जाएगी और पैसा प्रमुख हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वे इस पैसे का उपयोग करके अपने प्रतिभाहीन बच्चों को भी पैसों के बल पर आईआईटी और MBA करा लेंगे और जिसके पास पैसा नहीं है उसके प्रतिभावान बच्चे भी देखते रह जाएंगे। इससे देश की प्रतिभाओं के विकास के अवसर रुक जाएंगे। साथ ही यह अंधी दौड़ देशवासियों के बीच जो बंधुत्व भाव होना चाहिए उसे बुरी तरह प्रभावित करके समाप्त कर देगा। लोग स्व केंद्रित होकर केवल अपना हित साधन करने में लगे रहें। वैसे भी भारत में राष्ट्रीय भावना और बंधुत्व का अभाव है। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से यह और गहरा हो जाएगा। जन सामान्य अनपढ़ रहेगा तो सरकार की नीति गरीबों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूलों के अध्यापकों को अध्ययन के दूसरे कई कामों में झोंक दिया गया है। इससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके साथ ही दोपहर का भोजन और दाल चावल दलिया देने के लिए ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होने लगे। पढ़ाई तो गौण होकर रह गई है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और खाने पर अधिक रहता है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जो अभिभावक बच्चों को वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं वे ही पढ़ाई नहीं होने के कारण अपने बच्चों को वहीं से हटाकर निजी स्कूल में पढ़ाने लगेंगे। इस प्रकार स्कूल कम और
दाल दलिया केंद्र अधिक हो जाएगा। इससे भी बच्चे स्कूल तो जाएंगे पर अनपढ़ ही रहेंगे। इस सिलसिला चलता रहा तो सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर चले जाएंगे। फिर न सिर्फ सरकार होंगे न अध्यापक। सरकार इस प्रकार संवैधानिक दायित्वों से पीछा छुड़ा लेगी। 1835 में अंग्रेज़ सरकार ने जब भारत में शिक्षा नीति लागू की थी, उस समय देश में केवल 1% लोग पढ़े हुए थे। ये 1% लोग ब्राह्मण थे। इन्हें भी केवल संस्कृति पढ़ना आता था, अर्थात उन्हें भी मालूम नहीं था इसका अर्थ था सब भारत आईने के अंधकार में डूबा हुआ था। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के ठीक वैसे ही यही कथित फिर से आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि हरेक के बुते नहीं रहेगी। इसके पास पैसा होगा वे ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीबों को यह शिक्षा से वंचित करने का और अनपढ़ रखने का षड्यंत्र ही है। दायित्व के व्यवसाय तक भारत में शिक्षा की सरकारी दायित्व से निजी व्यवसाय की जो यात्रा है वह बड़ी ही दुखद है। जो सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व से मुकरती है, वह दंड की भागी होनी चाहिए। बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य देशों, छोटे छोटे देश भारत जैसे विशाल देश के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वे अपने देश के सभी नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने अपने इस दायित्व से पल्ला झाड़ लिया है। दायित्व होता है और व्यवसाय में तो धन कमाना ही प्रमुख होता है। सरकार में बैठे लोग निजी विश्वविद्यालयों को पनपाने में हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव विश्वविद्यालय खोलने के लिए ज़मीन दे रहे हैं। सरकारों ने ऐसे माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना, जिसके तहत सरकार अपनी ज़मीन पर विद्यालय भवन बनाएगी और उसके बाद उसे निजी संस्थानों को सौंप देगी। संस्थाएं अपने हिसाब से अध्यापक रखेगी, अपने हिसाब से चल निकलती है तो अपने से चल रहे सरकारी विद्यालयों को निजी संस्थानों में सौंपने का सिलसिला भी चल पड़ेगा। यह यदि समय रहते इस सब बातों पर विरोध प्रतिरोध नहीं किया गया तो सारा काम का सारा शिक्षा तंत्र निजी हाथों में चला जाएगा। हैसियत बदल जाएगी। शिक्षा तंत्र के निजी हाथों में जाते ही अध्यापकों की हैसियत बदल जाएगी। सभी अध्यापक जनसेवक हैं, यानी शासन सत्ता के हिस्सेदार हैं। इसके लिए कानून कायदे हैं। निजी क्षेत्र में जाते ही वे सेठ जी के नौकर हो जाएंगे। तब न कोई कानून होगा, कानून का कायदा होगा, मालिकों की मर्जी होगी। इनका वेतन देंगे और होगी मर्जी तब निकाल भी देंगे। अभी निजी विद्यालय में अध्यापकों के जो हाल है वे इसके ही हो रहे हैं। अब बैंक भी शिक्षा के लिए ऋण देने लगे हैं। ऋण देने का दुष्चक्र फाइनेंस कंपनियों और बैंकों में चलाया है। वह लोगों के भले के लिए नहीं चलाया गया है, वह तो लोगों को आर्थिक गुलाम बनाने के लिए चलाया गया है। यह तो कर्जदार बनाने की योजना है। जिसके पास पैसा है वे उसे पैसे को बढ़ाने और ब्याज कमाने के लिए कर्ज दे रहे हैं। जो ले रहे हैं उन्हें चुकाना भी होगा। जो कर्ज लेकर पढ़ेगा वह आर्थिक दृष्टि से गुलाम तो पहले ही हो जाएगा। शिक्षा एवं होती है जो मुक्त करे, जो बाधे जो गुलाम बनाए, वह शिक्षा कैसे हो सकती है। जो
कर्जदार बनाया हुआ शिक्षा कैसे हो सकती है? इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण की परिणति आम आदमी को अनपढ़ रखेगी और शिक्षितों को पूंजीवाद के गुलाम बनाएगी। यह खतरे को घंटी है जो बज चुकी है। सावधान हो जाना चाहिए और उपाय करना चाहिए। पाठक चाहेंगे कि इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उत्तर है कि आपके पास उपाय ही उपाय है। चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली के लोकसभा और प्रदेश की राजधानियों की विधानसभाओं की कुर्सियों पर बैठकर नीतियां बनाने वाले लोग आपके दरवाजे पर जाएंगे, कहेंगे हमें राज करने का अवसर दीजिए। तब उनसे पूछिए यह सब क्या कर रहे हो? यह सब ही चलेगा, इन्हें छुट्टा मत छोड़िए, इस्तीफ़ा लिखवा कर लीजिए कि हम कैसे वैसा ही करेंगे तो वापस बुला लेंगे। प्रजातंत्र के आलसी मालिकों को सही अर्थों में मालिक बनाने की यह तजवीज़ हमारे पास ही है। आप चाहें तो हम मिलजुल कर इस पर अमल करने का प्रयास और प्रयोग कर सकते हैं। नहीं करना चाहें तो मर्जी है आपकी। फिर अपने बच्चे को अनपढ़ अथवा गुलाम दोनों में एक रखने के लिए तैयार रहिए। धन्य है वो पुरुष जो उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कर्तव्य के प्रति सचेत है जिनमें वे पैदा हुए हैं। सौभाग्यशाली हैं वे पुरुष जो यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उस समय तक दम नहीं लेंगे जब तक अछूतपूर्ण अपने मानवत्व को प्राप्त न कर ले। भले ही मार्ग में अच्छाई बुराई और धूप तूफान समान अनादर आदि आए। मैं दलित विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग डिग्री लेकर नौकरी पाने के बाद अपने समाज के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को अपने घर संसार में ही मगन न होकर अपने समाज की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने समाज के लिए अपने वेतन से यथाशीघ्र अधिकाधिक धन देना चाहिए। मैंने भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष अपने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कराई है। उसका आप भरपूर उपयोग कीजिए। यह तुमने ऐसा नहीं किया तो महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं कर पाएंगे कि तो अंत में आप लोग को पश्चाताप होगा। दूसरी एक बात जो शिक्षित अछूत भाइयों ने मुझे दिलाई होती तो वह यह कि वे अपने वर्ग की लड़ाइयों के साथ विवाह नहीं करते, लड़कियों के साथ विवाह नहीं करते। हमारी लड़कियों के साथ दूसरा कौन विवाह करेगा? आप लोगों की इस पर विचार करना चाहिए। तो साथियों शुक्रिया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्मीद है कि आप